नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास लेकर आए आपके लिए हम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अंग्रेजी जो है, आज हम आपको बेसिक बात बिल्कुल बताएंगे कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। अंग्रेजी क्या है? एक, और यदि हम किसी भी भाषा की बात करें तो किसी भी भाषा की जो उत्पत्ति होती है, भाषा आती कहाँ से है, तो भाषा आने की बात करें तो साउंड से। बचपन में पैदा होते ही हम भाषा नहीं बोलने लगते हैं, हमें कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। साउंड की बात करें तो साउंड बेसिकली दो तरह का होता है, एक मीनिंगफुल और दूसरी जो होती है मीनिंगलेस। ठीक है, संसार में बस दो ही तरह की बात होती हैं। यदि आप मार्केट में गए हैं, दुकानदार ये बोले कि ये वाली शर्ट सबसे बढ़िया है, इस बात का मतलब ये है कि बाकी सारी शर्ट खराब है। हर बात का अपोजिट एक बात होता है। साउंड दो तरह की, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। जब मीनिंगलेस है तो यहाँ पे इसकी बात ही खत्म हो गई। मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है 26 सिंबल की, या फिर हम ये कह लें कि 26 लेटर की। ठीक है, इन्हीं 26 लेटर को हम कंबाइंड रूप से अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्फाबेट। आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि सी learned the alphabet at the age of 6। बताइए भाई, इस क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ आपको समझ में आ रही है? कोई भी समस्या है या फिर सही है? अल्फाबेट जब होते ही 26 हैं तो अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स करने से 27 तो नहीं होने हैं। अल्फाबेट एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल कभी नहीं बनाया जाता है। क्लियर है बातचीत? हम आपको बताएं कि इस अल्फाबेट को हम दो भागों में बांट लेते हैं, वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल संख्या में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इन्हें छोड़ करके जो कुछ भी बचता है इन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है भाई, अल्फाबेट को दो भागों में हमने बांटा, वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल संख्या में 5 हुए और कंसोनेंट संख्या में 21। ठीक है, वॉवेल और कंसोनेंट को यदि हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करें, वॉवेल और कंसोनेंट को एक साथ जोड़ करके एक मीनिंगफुल यूनिट बनाएं, तो इसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, इसे डेफिनेशन बताना चाहें तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। जो मीनिंगफुल यूनिट का मतलब यह है कि जैसे मैं आपके सामने कहूं, इसका कुछ मतलब है। निश्चित रूप से जो आपके हाथ में अभी होगी वही तो पेन है। यदि हम इन्हीं शब्दों को थोड़ा दाएं बाएं कर दें तो क्या इसका कोई मतलब है? जब इसका मतलब नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं है। क्या हम समझ पाए कि जब तक लेटर के यूनिट का कोई मीनिंग ना हो तब तक हम इसे वर्ड नहीं कर पाएंगे। वर्ड को थोड़ा और समझने के लिए हमने जाना कि वर्ड की जो अगली कैटेगरी होती है, वर्ड का जो अगला भाग होता है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में ये 8 होते हैं, और इन 8 का नाम आप जानते होंगे।
जान रहे हैं ना? नहीं जान रहे हैं तो जान जाइए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और जो लास्ट बात होगी उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। छोटी छोटी बात जान भी जाइए कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहा जाता है। जो नाउन के बदले में आए, नाउन को जो रिप्लेस कर दे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को जो क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और एक्शन बताने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसे एडवर्ब कहा जाता है। प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है, दो नाउन या प्रोनाउन को या फिर अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करता है। ठीक है। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो हमारी सडन फीलिंग को, अचानक से आई हुई जो हमारे मन की बात होती है उसे एक्सप्रेस करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर है हमारी बात? आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, नाउन। ठीक है। नाउन की यदि हम आपसे बात करें तो बचपन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। याद आया? हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं और उन सेंटेंस को आप अपने हिसाब से जहां कहीं भी नाउन दिखे वीडियो को रोक करके वो अपने से टिक करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, ठीक है भाई, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। इन सेंटेंस को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपके सामने 5-6 सेंटेंस लिखे गए हैं। इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए और देखने के बाद जहाँ कहीं भी आपको नाउन दिख रहा है आप टिक करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप टिक किए होंगे। यही टिक किए या फिर कुछ और भी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन होता क्या है। किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। ठीक है, नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। ये जो नेमिंग वर्ड है इन्हें बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जिसे हम देख पाए, विजिबल, और एक जिसे हम ना देख पाए, केवल और केवल महसूस करें, फेल्ट ओनली। ठीक है, जिसे हम देख पाते हैं इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन, प्लेस या फिर
थिंग की बात होगी जिसे हम नहीं देख पाएंगे। इसके अंतर्गत केवल 4 चीजें आती हैं। नहीं देख पा रहे हैं आप भी? विजिबल की कैटेगरी में कोई भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग की बात होती है। नॉन विजिबल की कैटेगरी की बात करें हम, या फिर इसी को हम फेल्ट ओनली भी कहते हैं, तो फेल्ट ओनली की कैटेगरी के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। FAQS। FAQS। F का मतलब क्या हुआ? F का मतलब हुआ फीलिंग, A का मतलब एक्शन, Q का मतलब क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। क्लियर है हमारी बातचीत? नाउन, किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, विजिबल और नॉन विजिबल या फेल्ट ओनली। विजिबल के अंतर्गत पर्सन, प्लेस, थिंग, और फेल्ट ओनली के अंतर्गत 4 चीजें। FAQS। F का मतलब फीलिंग, A का मतलब एक्शन, Q का मतलब क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। क्लियर है हमारी बातचीत? अब आइए सेंटेंस पे। किसी भी सेंटेंस में नाउन का पता करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन वर्ड हैं, हु, whom और what। आप who, whom और what से प्रश्न करिए, जो जवाब मिलेगा उसे नाउन कहेंगे। हम कहें कि who called रिया, तो आपने कहा कि राम called whom, आंसर क्या मिला? रिया। कौन बुलाया? किसको बुलाया? What has passed, क्या बीता है भाई? ईयर हैज पास्ट, कैसे बीता है? हाउ का जवाब देने वाला नाउन तो नहीं होगा। जो कुछ भी होगा आगे सीखेंगे हम। हु वेंट होम, आपको जवाब मिला। राघव वेंट वेयर, ये जो होम है वो किस चीज का जवाब दे रहा है? वेयर का। नाउन को होने के लिए देखने में आपको नाउन लग रहा होगा। होम एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम रहते हैं, वही ना? जब हम बचपन में डेफिनेशन पढ़े थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, तो ये प्लेस का नाम हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट, हु, हुम का जवाब नहीं दे रहा है, तो ये नाउन नहीं हुआ। वेयर का जवाब देने वाला एडवर्ब होता है। आगे हम टॉपिक में इस बात को डिटेल से जानेंगे, ठीक है? हु, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, व्हाट का जवाब देने वाला नाउन है। लव चेंजेस हुम, किसको चेंज करता है? ये भी नाउन है। हुम का जवाब देने वाला क्या हुआ? नाउन। यहाँ पे आइए, सी लव्स हर पेरेंट्स, सी लव्स होम का जवाब देने वाला पेरेंट्स। यहाँ पे आपने लव देखा कि नाउन है, यहाँ पे आप लव देख रहे हैं कि वर्ब है। एक ही शब्द तो है, इसमें क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, जवाब देंगे आप ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज व्हाट, क्या है ऑनेस्टी? एक पॉलिसी है। व्हाट रीच द ट्रेन स्टेशन, स्टेशन पे क्या पहुंचा है भाई? ट्रेन। ट्रेन कहाँ पहुंची है? ये जो कहाँ है, ये वेयर का जवाब दे रहा है क्या? स्टेशन जो है वो वेयर का जवाब है क्या? हम जानते हैं कि वेयर का जवाब देने वाला शब्द नाउन तो नहीं हो सकता है, ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है? क्या होगा? एडवर्ब होगा। स्टेशन वह स्थान जहाँ पे ट्रेन आकर के रुकती है। स्टेशन एक प्लेस का नाम है। हमारी जो पहले वाली डेफिनेशन थी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यदि हम उसी को लगा करके यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें तो हमारी बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना? पहचानना बहुत जरूरी है भाई, आपको पहचान पता होनी चाहिए। सेंटेंस को सॉल्व करने में, स्पॉट एरर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप PQRS सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को?
अभी तक मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताई है कि किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक विजिबल और दूसरा फेल्ट ओनली। विजिबल के अंतर्गत कोई भी पर्सन प्लेस थिंग आ सकता है, लेकिन फेल्ट ओनली के अंतर्गत केवल 4 बातें, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेज। किसी भी सेंटेंस में नाउन का पता करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन का पता करने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हाट, हु और हुम। इनसे हम प्रश्न पूछेंगे, जो जवाब मिलेगा उसी को हम कह देंगे नाउन। क्लियर है हमारी बात? अब हम नाउन के काइंड्स की बात करें, नाउन के प्रकार की बात करें, तो बेसिकली नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अवस्थित नाउन। कलेक्टिव नाउन और अवस्थित नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर नेम को, किसी भी पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जनरल नेम को, किसी भी पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन और जनरल नेम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर का मतलब शुरुआती अक्षर, हमेशा अपर केस में होता है, और इसका इनिशियल लेटर लोअर केस में होता है, ठीक है। ये तो लिखने की बात हुई। आप जानेंगे कैसे? कहीं पे भी लिखा है तो आप जानेंगे कैसे? जैसे मैं आपके सामने लिखूं राम, आपके सामने लिखूं बॉय। राम किसी का पर्टिकुलर नेम है, संसार में एक ही राम होगा, ठीक है। एक ही नाम के 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी मैच नहीं होगी। लड़का, बॉय, बॉय तो कोई हो सकता है। हमारे पास, हमारे मन में जनरली चेक करने के लिए क्या हो गया कि जिसके जैसा कोई भी ना हो प्रॉपर नाउन, और जिसके जैसा कोई भी हो सकता है कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी मैटर या फिर सब्सटेंस, किसी भी मैटर या सब्सटेंस के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। मैटर या सब्सटेंस के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप होगा ये कैसा होगा? सिमिलर, समान चीजों का ग्रुप होगा, ठीक है। समान चीजों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो आपने FAQS वाली क्वालिटी पढ़ी है वो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेज बताने वाले शब्दों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जनरल नेम को कॉमन नाउन, किसी भी मैटर या सब्सटेंस के पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ग्रुप कैसा होना चाहिए? समान चीजों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेज बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है हमारी बातचीत? आगे चलें। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं नाउन की अगली बात, नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर, नाउन के कितने जेंडर होते हैं? नाउन एंड जेंडर, बेसिकली नाउन में 4 जेंडर आपको पढ़ना है। मैस्कुलिन,
फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। ठीक है, जेंडर आपको बेसिकली चार ही पढ़ने हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। अब आपको बताते चलें कि ये जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ये मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, और फीमेल रिप्रेजेंटिंग को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप हैं बॉय, कुछ दिन में मैन, आगे चल करके और लास्ट में बनते जाएंगे भाई। न्यूटर जेंडर क्या होता है भाई? न्यूटर जेंडर नाउन का वह पार्ट जिसका कोई खुद का कोई जेंडर ही नहीं होता है। नाउन का वह पार्ट जिसका खुद का कोई जेंडर ही ना हो, न्यूटर जेंडर कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली नॉन लिविंग एंड एनिमल की बात की जाती है। नॉन लिविंग एंड एनिमल की बात की जाती है। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग में कोई भी टेबल, बेंच या फिर पेन। एनिमल के अंतर्गत लॉयन, डॉग, कैट, रैट, बहुत सारे जानवर का नाम आप जानते होंगे। कॉमन नाउन कोई भी ऐसा नाउन जिसके साथ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इक्वली ट्रीट किया जाता हो। कोई भी ऐसा नाउन जिसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर को मिल करके, दोनों जेंडर जिसमें सम्मिलित हों, उसे क्या कह लेंगे आप? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंतर्गत जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, जैसे स्टूडेंट, मैस्कुलिन जेंडर, अभी ये तो अब कॉमन सी बात है, ये तो आप जानते ही हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाता है, फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग किया जाता है, न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। समस्या इस बात की है कि जब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इक्वली ट्रीट हों, तब हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसका जवाब जो हमें देती है वो है जनरल इंग्लिश। इसका जवाब हमें कौन दिया भाई? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के हिसाब से हमें पीरियडिटी तय करनी होती है कि सबसे पहले हम ही का प्रयोग करेंगे। ही का प्रयोग करेंगे मतलब ही, हिम या हिज। इसके बाद हम सी का प्रयोग करेंगे, सी, हर या हर। और लास्ट में इन दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में ना हो, तब आप ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, द टीचर इज
टीचिंग, स्टूडेंट। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ भाई कि हर इट्स, आपके सामने ऑप्शन ये 4 हैं। द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट। इन चारों में से किसे आप चुनना पसंद करेंगे? टीचर के अनुसार आप या तो ही का प्रयोग करेंगे या तो सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नाउन है तो नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी। एडजेक्टिव का मतलब पजेसिव केस, तो पजेसिव केस में एक ये है और ये है। इन दोनों में से किसे आप चूज करना पसंद करेंगे? पीरियडिटी के अंतर्गत आप जाने हैं, पीरियडिटी में आपने जाना है कि हम सबसे पहले ही हिम हिज को चूज करेंगे। ये ऑप्शन में नहीं है तब हम इट पे आएंगे। ये भी ना हो तब हम लास्ट में किस पे जाते हैं? सी पे। ही तो नहीं है, हर है और इट्स है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? इट्स को। यहाँ पे कौन सी बात सही होनी है? इट्स। क्लियर है बात? आगे चलें। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस और भी कहूं कि द बेबी इज crying, must be hungry। baby is crying, must be hungry। आपके सामने ऑप्शन है सी, ही, इट, नन। चारों ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। बच्चा रो रहा है, मस्ट बी हंग्री। बच्चा, ये जो बेबी है ये हमें तो पता नहीं है कि इसका जेंडर कौन सा है, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है इन चीजों को। और जिसका जेंडर पता ही न हो, जिसका जेंडर पता ही न हो वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इट का। क्लियर है हमारी बातचीत? आगे चलें। अगली बात हम आपसे करने जा रहे हैं नाउन एंड केस। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि नाउन के 4 केस होते हैं। केस का मतलब आप जानते हैं ना, कारक। पहला सब्जेक्टिव, या फिर इसी को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव, या फिर इसी को हम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपके सामने आती है उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं, और जो चौथी बात आपके सामने है उसे हम कह लेते हैं पजेसिव, या फिर इसी को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है भाई, पजेसिव या फिर जेनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया हो, सब्जेक्टिव केस। कोई भी ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया हो, ऑब्जेक्टिव केस। डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिए, नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन जो सब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया हो, सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया हो, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई।
जैसे मैं आपसे के सामने कहूं कि राम कार्ड रिया और रिया कार्ड राम, इसमें बताइए कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब के पहले आने वाले को हम सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं और वर्ब के बाद आने वाले को हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। तो काल के पहले आने वाला राम सब्जेक्ट है और इसके बाद आने वाली रिया क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे काल देखें, इसके पहले आने वाली रिया सब्जेक्ट है और ये राम क्या है, ऑब्जेक्ट। हम देख रहे हैं कि राम एक बार सब्जेक्ट है और एक बार ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है भाई कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन चाहे सब्जेक्ट हो अथवा ऑब्जेक्ट हो, इसका स्वरूप नहीं बदलता है। क्लियर है हमारी बात। वोकेटिव केस कोई भी नाउन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसका स्वरूप नहीं बदलता है। अब आते हैं वोकेटिव केस पे। वोकेटिव केस वह केस होता है, नाउन का वह रूप होता है जो यूज किया जाता है एड्रेस करने के लिए। नाउन यूज्ड टू एड्रेस, कोई भी ऐसा नाउन जो संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। यदि हम इस वर्ब को देखने की कोशिश करें तो वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, तो फिर ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। तो फिर ये राम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये राम जो है ये वोकेटिव केस है। ठीक है भाई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग लेंगे नरेशन में। इसकी जरूरत भी केवल नरेशन में ही पड़ती है। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। पजेसिव केस की बात करें तो कोई भी नाउन जो ऑनरशिप बताने के लिए प्रयोग किया गया हो, क्या बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए जो प्रयोग किया गया हो उसे हम वोकेटिव पजेसिव केस कहते हैं और इसका अर्थ होता है का, के, की। एक साथ ना पढ़ लीजिएगा, काम खराब हो जाएगा। का, के, की। ठीक है भाई। और पजेसिव केस के बारे में हमें अभी थोड़ी सी और जानकारी लेनी है। ये नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव और वोकेटिव केवल इसलिए बताया गया है कि यहाँ पे आपको पजेसिव केस बताना था। हमें पजेसिव केस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है और इसके बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आज तक के लिए बस इतना ही। इतनी बातें यदि बेसिक से आप जानते हैं, ठीक है, बेसिक सी बात यदि आप जानते हैं तो फिर आपको बहुत ही फायदा होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।